7 दिनों में अतिक्रमण ध्वस्त करने का आदेश कैसे दे सकते हैं? यह फैसला सही नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे अतिक्रमण न हो। यह कथन उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल ने दिया है और इसी के साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी में जमीन से बेदखल करने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह फैसला जस्टिस संजय किशन कौल और अभय ओका की बेंच ने सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को करेगी। आइए इस पूरी खबर के बारे में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव और मैं हूं आकाश। उत्तराखंड के हल्द्वानी पर पूरे देश की नजर लगी है। यहां पर रहने वाले करीब 50,000 लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा है। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है, क्या रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण की कीमत 50,000 लोग चुकाएंगे या फिर सरकारी चूक का नतीजा 4400 परिवारों को अपना घर खोकर उठाना पड़ेगा? 4400 घर, 50,000 नागरिक, बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी, 2 मंदिर, 20 मस्जिद, 3 सरकारी स्कूल, 11 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। क्या इन सब पर 8 जनवरी को अतिक्रमण के ठप्पे के साथ बुलडोजर चल जाएगा? आरोप है कि हल्द्वानी में करीब 4400 परिवार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके रहते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे को 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में हजारों लोगों का विरोध जारी है। विरोध के बीच करीब 50,000 लोगों के लिए कल का दिन अहम था। बनभूलपुरा और गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है जिसमें रेलवे की 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। ट्विटर पर भी हल्द्वानी ट्रेंड होने लगा है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए हम आपको बताते हैं। ये कहानी हल्द्वानी के बनभूलपुरा के 2.2 किलोमीटर इलाके में फैले गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर की है, जहां रहने वाले लोगों को रेलवे नोटिस जारी कर चुका है कि 82.900 किलोमीटर से 80.170 रेलवे किलोमीटर के बीच अवैध अतिक्रमणकारी हट जाए, वरना अतिक्रमण हटाया जाएगा और कीमत उसकी अतिक्रमणकारियों से ही वसूली जाएगी। रेलवे के मुताबिक 2013 में सबसे पहले गौला नदी में अवैध रेत खनन को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा था। 10 साल पहले उस केस में पाया गया कि रेलवे के किनारे रहने वाले लोग ही अवैध रेत खनन में शामिल हैं। तब दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को पार्टी बनाकर इलाका खाली कराने के लिए कहा। तब स्थानीय निवासियों ने विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दायर की। अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सोमवार 2 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के शराफत खान समेत 11 लोगों की याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद की ओर से दाखिल की गई। बताया जाता है कि बनभूलपुरा और गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर करीब 50 साल पहले अतिक्रमण शुरू हुआ था। अतिक्रमण अब रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर फैल गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि वो 50 साल से भी अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं। उन्हें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल आदि सभी सुविधाएं भी सरकार ने दी है। लोग सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। पीएम आवास योजना से भी लोग लाभान्वित हो चुके हैं। दावा है कि वो नगर निगम को टैक्स भी देते हैं। इनमें मुस्लिम आबादी की बहुलता है, जो यहाँ पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि पहला, अगर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो फिर सरकार हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल कैसे लेती रही? दूसरा, अगर रेलवे की जमीन है तो फिर सरकार ने खुद यहाँ 3 सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल कैसे बना दिए हैं? तीसरा, सरकारी स्कूल भी गिरेंगे तो बच्चों को अस्थायी रूप से पढ़ाने का प्रशासन सोचता है, और जब हजारों लोग बेघर होकर कहाँ जाएंगे यह क्यों नहीं सोचा जा रहा? जब सरकार तक को नहीं पता चल पाता है कि जमीन रेलवे की है या सरकारी, तो फिर सिर्फ जनता क्यों अतिक्रमणकारी है? इन सवालों का जवाब अभी भी बाकी है, लेकिन प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिनके घरों को अतिक्रमण मानकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्देश पर गिराने के लिए रेलवे के अधिकारी तैयार कर चुके हैं, मुआयना कर चुके हैं,
प्रशासन ने कितनी फोर्स मंगानी है, घर गिराने के लिए तय कर लिया है, लेकिन इन सब की तैयारी से पहले जो सवाल उठ रहे हैं उन सब का जवाब जरूरी है। इन सब के बीच ट्विटर पर एक और ट्रेंड उठ रहा है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे जमीन के पास एंक्रोचमेंट हटाने के फैसले पर मीडिया औरतें और बच्चों के कैंडल मार्च करने की चीज़ों को दिखा रहा है। ठंड में ठिठुरते हुए उन्हें दिखा रहा है कि किस तरह से वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनके घरों को न गिराया जाए। लेकिन मीडिया यह क्यों नहीं दिखा रहा कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा को एक क्राइम हब के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सालों से बहुत से अपराधियों का जामबाड़ा है और बहुत सी आपराधिक घटनाएं यहाँ होते रहती हैं। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे में बीते साल 2019 के जनवरी महीने की 17 तारीख को एक छोटे बच्चे के एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे पुलिसकर्मियों को जख्मी कर दिया गया था और भारी हिंसा देखने को मिली थी। वहां पर हल्द्वानी में एक बस में भी आग लगा दी गई थी। यही नहीं, फिर उसी साल 2019 में अगस्त के महीने में 17 तारीख को बढ़ते अपराध को रोकने के लिए नशे के कारोबारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था, क्योंकि वहां पर नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बच्चे भी लापता हो रहे थे, जिन्हें खोजने में पुलिस सफल भी रही। फिर 12 अक्टूबर 2019 में यूपी में चोरी करने की योजना बना रहे शातिर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा। फिर 20 अप्रैल 2020 में कोरोना से जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स पर क्वारंटीन के वक्त तबलीगी जमात ने हमला कर दिया। वहां पर पहुंचे मेडिकल टीम और पुलिस पर भी पथराव हुए थे। फिर 21 अप्रैल 2020 में ही हल्द्वानी में भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन के साथ युवक गिरफ्तार हुआ था। उसके पास से 48 इंजेक्शन, 163 सुई और 20 सिरिंज बरामद हुए थे। आरोपी ने अपना नाम मोहम्मद आमिर पुत्र सगीर अहमद बताया था, जो बनभूलपुरा के नई बस्ती में रहने वाला था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक नशे का सौदागर खुद भी नशे का आदी था और अपनी नशे की इस लत को पूरी करने के लिए वही नशीले इंजेक्शनों को बेचने का धंधा करने लगा। फिर 14 फरवरी 2022 में मतदान के दौरान हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बवाल हो गया, जिस पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उसके बाद 28 अप्रैल 2022 में ही नशे के 1125 इंजेक्शन खपाने की तैयारी में 2 तस्करों को बनभूलपुरा से गिरफ्तार किया गया। फिर 27 जून 2022 में हिंदू समुदाय पर कुछ लोगों द्वारा पथराव कर माहौल खराब करने का आरोप में 3 को गिरफ्तार किया गया था और अन्य की तलाश जारी थी। इसके बाद फिर से 6 जुलाई 2022 में बनभूलपुरा पुलिस ने नशे के इंजेक्शनों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वाला युवक पहले भी सजा काट चुका था। फिर 28 जुलाई 2022 को लोगों के साथ मारपीट करने वाला 2 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिर 17 जुलाई खबर आई कि जिसमें हल्द्वानी में 4 साल तक युवती से दुष्कर्म करने के मामले का खुलासा हुआ था। और कितनी घटनाओं के बारे में आपको मैं सुनाऊं। इस तरह की कई आपराधिक घटनाएं आपको हल्द्वानी के बनभूलपुरा से सुनने को मिलेगी। समय समय पर वहां अपराधियों का ऐसा ही बोलबाला चलते रहता है। तो क्या इसी तर्ज पर कि वहां आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं, वो अपराधियों का जामबाड़ा है, इसके लिए वहां से जमीन पर रह रहे लोगों को हटा दिया जाएगा? क्या वहां पर 50,000 लोगों को बेघर कर दिया जाएगा? क्या इन अपराधियों के चलते उन मासूमों को भी सजा मिलेगी जो निर्दोष है? क्या उनके लिए यह सही है कि कुछ अपराधियों के चक्कर में वो अपना घर बार सब खो दे? अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है वो आगे देखना बाकी है। इस खबर से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ प्राइम लाइव पर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि इस खबर से जुड़ी अपडेट्स तुरंत आपके पास पहुंच जाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।